प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर अपनी YouTube चैनल पल्स पीस ऑफ इंडिया से आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हो रहा हूं और आपके सम्मुख कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखने जा रहा हूं। आज दिन है 16 अगस्त। 16 अगस्त कल ही हमने अपना जो है वो इंडिपेंडेंस डे बनाया है, 15 अगस्त, और ये 75वां शुरू हुआ है हमारा जो गणतंत्र, जिसमें हम एक अमृतो महोत्सव में के रूप में मना रहे हैं। 14 अगस्त को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 अगस्त को हम स्मरण करेंगे कि जो लोग इस आज़ादी के लिए, और एक जब हमारा डिवीज़न हुआ पाकिस्तान और भारत में, उसमें कितने लोग मरे, तो उनको स्मरण करने के लिए हमने 14 अगस्त उसको। लेकिन मैं आज कमांडर सुधीर कुमार, एक भारतीय नौसेना का वेटरन होने के कारण आपके समक्ष वो भूलें रखना चाहूँगा भारतवर्ष की, जो महाभूल हैं, जो हमारे राजनीतिज्ञों से हुई पहले, और वो भूल हमें कितनी भारी पड़ी। तो उनको मैं आपको सामने रखने के लिए, आप सबने इतिहास पढ़ा ही है कि मैकाले, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसको ध्वस्त किया, और किस तरीके से एक माइंडसेट तैयार किया कि सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग लोग ही भारत में राज करें, और एक ऐसा वर्ग बन जाए जहां पर और सभी लोगों को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए कि इंग्लिश में ही पढ़ने वाले लोग हैं। और एक इस विचारधारा को तैयार करने के लिए मैकाले ने जो एक रणनीति करी थी, उसने धीरे धीरे इस वर्ग का निर्माण कर दिया। और जब भारतवर्ष आज़ाद भी हुआ तो सिर्फ वही लोग सामने आए जो बाहर पढ़े हुए थे। और आप देखिए, जिन्ना और इधर जवाहरलाल नेहरू ने कमान सौंपी भारत की, और उधर जिन्ना हुए। और आप और सभी लोगों को उस टाइम के देखिए, काफ़ी लोग जो है ना, एक विचारधारा थी जो ये ब्रिटेन में और जो यूनाइटेड किंगडम में पढ़ के आए हुए, और एक ये अंग्रेजी विचारधारा को लेकर। अब 1947 के बाद में सबसे बड़ी जो भूल हमारे एक उस टाइम के आदरणीय प्रधानमंत्री से हुई, लगता है मुझे, ये मेरा अपना खुद का विश्लेषण है, कि शायद वो अपने को एक विश्व लीडर और एक ग्लोबल लीडर के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते थे, अपने को एक उदार नीति वाला करना चाहते थे। और इस उसमें क्या हुआ उनका कि आप देखिए, उन्होंने जो 370 जो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को दिया, उसमें बहुत विवादित मुद्दे हैं कि शायद वो उनके कज़न थे शेख अब्दुल्ला, वो महाराजा हरी सिंह ने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो उन्होंने भी कश्मीरी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 370 लाए, और उसे एक विशेष अनुच्छेद के धारा 370 के अंतर्गत उनको बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा, जो एक भारतवर्ष जस्ट अभी आज़ाद हुआ था और एक नए देश में, वहाँ पर एक फ्लैग की जगह, एक नेशनल फ्लैग की जगह 2 झंडे मतलब फहराने, जम्मू कश्मीर को 370 देने से उन्होंने सबसे बड़ा जो एक भूल करी, और जो भारतवर्ष को आघात पहुंचा, जो भारतीयों को आघात पहुंचा, कि एक ही देश के अंदर, एक अभी अभी आज़ाद हुए देश के अंदर, एक नेशनल फ्लैग की जगह 2 फ्लैग, वहाँ का मुख्यमंत्री या वहाँ का जो था वो अलग से फ्लैग फहराएगा। एक ही देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज 370 से जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कुछ कसर बची थी वो उन्होंने 35A उसको देकर, जम्मू कश्मीर को देकर, एक वो पूरी तरीके से जो था भारतवर्ष के लोगों को एक आघात पहुंचाया और एक सबसे बड़ी भूल करी। दूसरा था कि 1948 में जिस टाइम पाकिस्तान ऑक्युपाइड, वहाँ के जो मुजाहिद थे और जो रेगुलर आर्मी के लोग उसमें सम्मिलित होकर जिस तरीके से वो अधिकार कर रहे थे, और इतने महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिखा और भारतीय फौजें उधर पहुंची और वहाँ के एयरपोर्ट को, श्रीनगर के एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट किया और श्रीनगर को बचाया उनसे। लेकिन तब तक एक इतना बड़ा, इतने सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान ले चुका था। हमें उस टाइम पर अपना मिलिट्री ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं रोकना था,
हमारी मिलिट्री उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर थी, और हमारी आर्मी के ऑपरेशंस यदि रहते तो हम उस 3-4 दिन में, 4-5 दिन में या एक वीक के अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम वापस छीन लेते। तो ये दूसरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैं आपके समक्ष, और जो भारत के हमारे नॉर्मल जो आदमी है, हमारा जो कॉमन मैन है, जो हमारे गांव में या जो बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, उनको न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से जो डिफरेंट चीज़ें सिखाई गई हैं वो कितना गलत सिखाया गया। अभी मैं मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसी को आरोप नहीं करूँगा। अब आप देखिए कि एक नए भारत में, एक आज़ाद भारत में जो हमारी शिक्षा की नीति वो आगे हमने बढ़ाई, उसमें भी हमने सिर्फ इंग्लिश को ही प्रोत्साहन दिया। हम संस्कृत भूल गए, अपनी जो हमारी भाषाएं थी प्रांतों की उनको भूल गए, और सबसे बड़ी हमारी जो भाषा थी बोलने वाली वो हिंदी, और उसमें हम लोगों को सिखाने लगे एक आज़ाद भारत में भी कि यदि आप हिंदी माध्यम से पढ़ोगे तो शायद आप कंपटीशन में नहीं आएंगे। जो इंग्लिश को मान सम्मान मिला, जो हमारी मातृभाषा को मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो संस्कृत इतनी पावरफुल लैंग्वेज जो थी उसको सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिला। और एक उसी तरह से ग्रसित जो मैकाले ने एक पद्धति करी थी, और वहाँ पर जो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने भी अपनी उसी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया। थैंक गॉड, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इतने दिनों के बाद में 1920 में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उन्होंने पारित किया, और अब वो सभी जगह लागू। और आप देखना इससे कितना बड़ा जो है ना वो, इससे फ़ायदा भारतवर्ष को होगा जब हम अपने प्रांतीय भाषाओं में कंपटीशन में बैठेंगे, उसमें अपनी एजुकेशन कर पाएंगे। और इसी तरीके से जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं वो किस तरीके से इसमें आगे बढ़ पाएंगे। देखना, एक देश एक भाषा, ये हमारा हिंदी जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, इसकी वजह से जो हमारे लोग जो अच्छी नौकरियां नहीं ले पाते थे, जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, गरीब लोग हैं जो नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, अब वो इस एनईपी में उनको पूर्णतः योगदान मिलेगा। लेकिन आप देखिए, ये अत्याचार नहीं किया आज़ाद भारत में जो ये ब्रिटिश माइंडसेट के लोग थे, जो लुटियन बेंगलोर दिल्ली में रहने वाले लोग थे, या पॉलिटिशियन, या जिनके हाथ में भारत की सत्ता को सौंपा गया, उन्होंने कैसे ऐसे वो किए। उन्होंने एक लेफ्टिस्ट माइंडसेट को बैठाया। और इतिहास में आप देखिए, चारों तरफ आप भारतवर्ष में पढ़े जाएंगे, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, जहांगीर, ये सारी चीज़ें जो है ना उनका ग्लोरिफिकेशन किया। जो मुसलमान शासक भारत में आए, किस तरीके से उन्होंने नरसंहार किया, किस तरीके से हमारे मंदिरों को उजाड़ा, किस तरीके से वहाँ की जो धरोहर हमारे मंदिरों में रहती थी उसको किस तरीके से वो लूट के ले गए। और ब्रिटिशर्स तो इससे कम नहीं थे, ब्रिटिशर्स को भी ग्लोरीफाई किया। किसी ने कहा कि हम भारतवर्ष शायद एजुकेटेड होता ही नहीं यदि ब्रिटिशर्स नहीं आते। इस तरह की बातें किस तरीके से अपने ही लोगों को, अपने ही जो इनोसेंट पब्लिक थी भारतवर्ष को, उस तरीके से कैसे बहकाते रहे। और उसमें सबसे बड़ा जो किया वो इस तरीके से बहका कर उनको जो इतिहास था वो पूरा तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जो हमारे हिंदू राजा थे, जो सनातन धर्म की जो एक महान परिक्रमा, जो एक संस्कार थे, उन सब की एजुकेशन पद्धति और ये सब चीज़ों को भूलकर एक इस अंग्रेजीकरण का और जो अंग्रेजी भाषा है उसका जो है ना इस तरीके से प्रावधान किए गए। एनीवे, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं भारतवर्ष में जो मॉडर्न शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशंस आए, रिसर्च के आए, उससे काफ़ी भारतवर्ष आगे बढ़ा। लेकिन मैं आज भूले गिना रहा हूँ तो इस तरीके से 1948 में। लेकिन अब आइए 1953 में, सबसे पहले जब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर का इनविटेशन भारतवर्ष को मिला, जो यूएसए ने दिया। और यूएसए ने कहा कि भारतवर्ष एक इतना बड़ा देश है, भारतवर्ष में इतने प्रांत हैं, भारतवर्ष में इतनी बोलियां बोली जाती हैं, अनेकता में एकता है, इतनी विविधताएं हैं, इतना समृद्ध भारत है, तो वो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए। लेकिन वही अपनी उदारवादिता के कारण या अपनी भूल के कारण, लेकिन मेरा ये मानना है कि जवाहरलाल नेहरू ने
जो यूएसए का यह प्रस्ताव ठुकराया 1953 में, वो इसलिए क्योंकि वो विश्व को दिखाना चाहते थे कि वो कितने उदार हैं। और ये उन्होंने कहा कि भारतवर्ष को नहीं, भारतवर्ष से बड़ा देश चाइना है, चाइना को आप बनाइए। और आप देखिए आज चाइना हमारे खिलाफ ही वीटो पावर किस तरीके से यूज़ करता है। जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं उनको भी ग्लोबल टेररिस्ट ना घोषित हो पाए, किस तरीके से एक बार नहीं 3 से 4 बार तक वीटो पावर का यूज़ करता है हमारे खिलाफ। और ये मिस्टेक पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक बार नहीं हुई, ये दोबारा 1956 में फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भारतवर्ष को कहा कि एशिया से एक ऐसा समर्थ देश जिसकी संस्कार और जिसके जो पूरा एक तरीके से वहाँ पे जो उसकी परंपरा है, ट्रेडिशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग भारतवर्ष को हम फिर इनवाइट करते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने फिर उसको ठुकराया। तो कितनी बड़ी भूल ये भारतवर्ष को झेलनी पड़ रही है। अब आगे देखिए, इसी तरीके से जो ये प्रेम पंडित नेहरू का चलता रहा चाइना के साथ में। चौवन लाई उनके वो थे, एक प्रधानमंत्री चौवन लाई, उसके जिसके नाम में ही लाई आता हो, झूठ बोलने का पराक्रम। ये मैं थोड़ा हंस के बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखिए किस तरीके से पंचशील समझौता किया गया। पंचशील समझौते के अंतर्गत ये हुआ कि भारतवर्ष और चाइना एक दूसरे की सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इनको ध्यान में रखते हुए देखिए कि चौवन लाई ने तैयारी कर दी, पंडित नेहरू को किस तरीके से उसमें एक तरीके से धोखा देते रहे। और पंडित नेहरू को भी शायद पता था, लेकिन फिर भी वो अपना उदारीकरण चाइना की तरफ रखते रहे। और इस तरीके से चाइना ने 58-59 में करीब और 60 में अक्षाई चीन में अपना जो है ना वहाँ पर सड़क बना दी। और जो पंडित नेहरू को ये बताया गया पार्लियामेंट के अंदर कि देखिए अक्षाई चीन हमारे से छिनने वाला है, चाइना ने वहाँ पर रोड बना दी है, चाइना के वहाँ पर पूरी फौज आ सकती है, टैंक आ सकते हैं और दूसरे हथियार वहाँ पर आ सकते हैं। पार्लियामेंट में पंडित नेहरू का जवाब था, देखिए वहाँ पर एक पेड़ भी वहाँ पर नहीं उगता है तो उसका क्या होगा। इसका जवाब देते हुए उन्हीं के कांग्रेस के एक एमपी थे त्यागी, मिस्टर त्यागी ने कहा कि देखो मैं गंजा हूँ, मेरे सिर पे एक भी बाल नहीं है पंडित जी, इसका मतलब ये है कि मेरे सिर का कोई मोल नहीं है। तो आप देखिए इन चीज़ों को भी इसी तरीके से ठुकरा कर और इस तरीके ना मानकर क्या हुआ हमारे सामने कि चौवन लाई ने, जब हम भारतवर्ष में एक नारा लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, चौवन लाई उसी तरफ प्रिपेयर कर रहा था कि किस तरीके से भारतवर्ष का जो है ना और एरिया में ऑक्युपाई करूं। और उसने अटैक किया 1962 का। भारतवर्ष किस तरीके से वो पंचशील समझौते के उसमें बैठा हुआ था, और जो पंडित नेहरू का था वो आर्मी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। और अपने को वो एक तरीके से शायद चाहते थे कि उनको एक नोबेल पीस प्राइज मिले और एक वो ग्लोबल लीडर के उसमें हो। लेकिन उन्होंने क्या खोया, भारतवर्ष को देखिए कितना बड़ा नुकसान है। एक अक्साई चीन जो हमारा एरिया है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने चाइना को खोया। और फिर चाइना ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भी 5,000 किलोमीटर एरिया ले लिया। और बाद में वो सिक्किम, अरुणाचल और दूसरे प्रदेशों में भी अपना जो है ना कहने लगा कि ये भी मुझे मिलने चाहिए, उस पर अधिकार अपने को दिखाने लगा। तो देखिए कितना महंगा भारतवर्ष को पड़ा। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जो अक्षाई चिन्ह है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हमारे लिए जो है ना मिलिट्री की दृष्टि से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें सारे जो है ना बहुत ही मिनरल्स हैं। वो मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन जो है ना वो चाइना ने शुरू कर दिया, लेकिन वो कितना महत्वपूर्ण स्थान था। और पीओके तो हम एक तरीके से जो हमारा गेटवे था अफगानिस्तान और इधर से दूसरे देशों का कनेक्ट था वो रुका, और जो हमारी जो एयर बाउंड्री है वो भी टाइट हुई। तो कितना बड़ा नुकसान भारतवर्ष को दे रहा है। और मुझे दुख होता है कि जो हमारे फौजी भाई जिन्होंने अपना शहीद हुए 1948 में, उनको क्यों नहीं मौका मिला था पाकिस्तान ऑक्युपाइड को वापस लेने का, क्यों 370 और 35 ये दिया गया वहाँ पर। उन लोगों ने जो है ना मारकाट वहाँ पर शुरू कर दी, टेररिज्म शुरू हो गया, पाकिस्तान का ट्रेड वहाँ पर जो है ना बढ़ने लगा जम्मू कश्मीर के अंदर। किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे पंडितों की जो है ना वो, और बाद में देखिए कि आप जो है ना
बाद में आपको पता ही है किस तरीके से उन लोगों ने पंडितों को मारकर 5 से 6 लाख लोग एक देश के ही अंदर किस तरीके से पंडित वहाँ से बाहर निकले। तो ये भूले थी एक पार्टी की, एक उस तरह से एक उस टाइम का राजनीति जो सोच थी उदारीकरण की कहूँ या मैं किसी और तरीके से कहूँ, लेकिन उसका नुकसान भारतवर्ष को कितना महंगा पड़ा। 1965 में खैर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री आए। लाल बहादुर शास्त्री ने जिस तरीके से हमारी जीडीपी का हिस्सा डिफेंस के लिए बढ़ाया 35%, वो आज तक कभी नहीं हुआ। और उसका ये था कि हम जो हैं करीब 1600-1650 किलोमीटर पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसे और लाहौर तक हम जाकर घुसकर बैठ गए। लेकिन बहुत ही खेदपूर्ण बात है कि एक समझौता अमेरिका और उधर रशिया के उसमें आकर भारतवर्ष को करना पड़ा और हमने शास्त्री भी खोए और वो हिस्सा पाकिस्तान को वापस लौटा दिया। लेकिन जो एक ये उदारीकरण का जो स्वरूप रहा शिमला समझौते में और इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना कहीं कुठारघात करती रही भारतवर्ष के लोगों के। और किस तरीके से जो है ना हमारी फौज का मनोबल वो किस तरीके से 1962 में टूटा। यदि और थोड़े दिन लड़ाई लड़ी जाती तो हम सक्षम थे उस लड़ाई को लड़ने के लिए, लेकिन हथियार की कमी थी। एक पंचशील का जो उस टाइम पे जो पंचशील का सिद्धांत आगे बढ़ाया जा रहा था, एक उदारीकरण का जो सिद्धांत सामने बढ़ा रहा था, वो बहुत ही भारतवर्ष को महंगा पड़ा और भारतवर्ष के लोगों को महंगा पड़ा। यहाँ पर चाइना को हमने इतनी बाउंड्री खोई, उससे पहले ब्रिटिशर्स ने पूरा भारतवर्ष को लूटा। और वो एक अलग बात है कि ब्रिटिश ने जो लूटा है वो करीब 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इन सारी सेंचुरीज में जब उन्होंने यहाँ राज किया वो यहाँ से भारतवर्ष से लूट कर ले गए। तो इस तरीके से आप देखिए, लेकिन भारत फिर भी आगे बढ़ता रहा। ये सोच है उस सनातन धर्म की, ये सोच है हमारी सभ्यता की, ये हमारे संस्कार है, ये हमारा परिश्रम है, ये हमारा हार्ड वर्क है, ये हमारा करेक्टर है, ये हमारे धरोहर है जो हमारे महर्षि हमारे विद्वानों ने हमारे में कूट कर भरी है कि हम कभी गिव अप नहीं करेंगे। अब हमारी जो 1947 के बाद में हमारी फौज है जिसका एक एक जवान इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो दुश्मन के सामने जो है ना खड़ा हुआ है अड़े और भारत की बाउंड्री को किस तरीके से वो जो है ना डिफेंड कर रहा है। लेकिन आप देखिए 1971 वार में सबसे बड़ा मौका आया जहाँ पर हमारे लोग वो मरे ही नहीं, हमारी वायुसेना ने हमारी नौसेना ने जिस तरीके से ईस्टर्न सेक्टर वेस्टर्न सेक्टर और गोलाबारी करके चारों तरफ पश्चिम पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कर उसको बांग्लादेश बनाया, अपनी शहादत दी इतने लोगों ने। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है ना 93,000 पाकिस्तान की फौज को हमने कब सरेंडर कराया और यहाँ की जेलों में हमने उनको रखा, हम उनको खाना खिलाते रहे। लेकिन अचानक शिमला समझौते में पता नहीं किस तरीके से इंदिरा गांधी जी के वो ही अपने शायद उनके पिताजी का जो उदारीकरण की जो एक नीति थी वो भी शायद अपने को एक ग्लोबल लीडर के उसमें उन्होंने कहा कि हम इन फौजियों को वापस करेंगे। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी भूल इंदिरा गांधी से हुई। उन्होंने 1971 में बहुत अच्छा काम किया कि पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया और पाकिस्तान जो है ना पूर्वी पाकिस्तान एक तरीके से बांग्लादेश बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, शिमला समझौते में एक शर्त भारतवर्ष को रखनी थी कि हम आपके 93,000 फौजियों को तभी वापस करेंगे जब आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमें देंगे और उसमें आप लिखेंगे कि जो चाइना ने 5,000 किलोमीटर के करीब का जो एरिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घेर लिया है, जो ले लिया है, जो भारतवर्ष का है, वो चाइना से भी हम कहेंगे कि वो भारतवर्ष को वापस करे। यदि ऐसा हो जाता तो आप देखिए आज यदि POK हमारे पास में होता तो किस तरीके से हमारा जो एक जो मार्ग है वो किस तरीके से खुला रहता उस सेक्टर के लिए, हम किस तरीके से विदेशों के सभी देशों में वहाँ से हम निकल सकते थे, हमारा व्यापार कैसे बढ़ सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी महाभूल इंदिरा गांधी से भी हुई। अब इसके बाद में सभी को विदित है कि किस तरीके से नेशनल कार्बाइड फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल थे वो किस तरीके से यहाँ पे प्लेन से भोपाल से दिल्ली लाए गए और यहाँ से वो उड़कर जो है ना वो अमेरिका चले गए। ये सब चीज़ें जो है ना किस तरीके से ये एक
भारतीय सेना का जो है ना मनोबल तोड़ती है। भारतीय सेना को जिसने बिल्कुल एक तरीके से उनके सामने सिर्फ एक ही बिल्कुल फोकस, निगाहें उनकी एक ही तरफ टिकती है कि किस तरीके से हम दुश्मन को मार गिराएं, किस तरीके से हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। लेकिन एक अब बदलाव आया है, भारत का यूथ जो है उसकी एस्पिरेशन बहुत बढ़ गई है। पिछले 6-7 सालों में वो नेतृत्व मिला है, वो स्ट्रॉन्ग नेतृत्व भारत को मिला है कि अब चीज़ें बदल गई है। अब आप देखिए गलवान में जब चाइना ने एक निगाह उठाई तो हमारे 20 लोग मरे, लेकिन हमने उनके 42 मारे। तो ये मैसेज पहले से इस तरीके से होना चाहिए था हमारी नीति भारतवर्ष की। अब काफ़ी कुछ खो लिया है, हमारी निगाह इस तरफ होनी चाहिए कि हम पीओ को कैसे लें, हमारी निगाहें इस तरफ होनी चाहिए कि हम किस तरीके से इतने पावरफुल बने कि हम उस अक्षय चीन को, जो हमारा खोया हुआ अक्षय चीन जो चाइना ने छीना है, हम उसको किस तरीके से वापस ले। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब एक लीडरशिप और जिस तरीके से भारतवर्ष काम कर रहा है, जिस तरीके से एक आत्मनिर्भर की ओर भारतवर्ष बढ़ रहा है, ये युवा का देश है। युवा आज युवा ने आउट नंबर कर दिए हैं जो उनके भारतवर्ष के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि 50% से ज़्यादा, इट इज़ नियर अबाउट 60 to 65% वो हमारे युवा हैं जो आज तैयार हैं। और भारतवर्ष का ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ये कम से कम 2055 तक चलने वाला है कि हमारे युवा की पॉपुलेशन और जितने भी डिपेंडेंट हैं उनसे ऊपर ही रहेगी। तो आज एक युवा देश है, युवा की एस्पिरेशंस हैं, वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। नेतृत्व बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। और जो जिस तरीके से जो लास्ट जो कैबिनेट रीशफल हुआ, जिसमें युवाओं को लाए गए, महिलाओं को लाए गए, और जो डाउन ट्रोडन और जो लास्ट माइल के लोग हैं, गांव से सुदूर क्षेत्रों से, उनका मिश्रण इसमें किया गया। ये साफ मैसेज दिया गया। लेकिन जो कल भाषण था प्रधानमंत्री जी का, ये रेड फोर्ट से जो उन्होंने भाषण किया, उसमें लोगों को थोड़ा सा ये संशय होने चला था कि शायद मोदी जी की जो एक विचारधारा थी, मोदी जी जिस वजह से प्रधानमंत्री बने, शायद वो अब थोड़ा सा स्लो हो गए हैं या वो उस तरफ अड़िग नहीं है। लेकिन कल का मैसेज फिर उन्होंने जो दिया है वो भारतवर्ष को सक्षम बनाने के लिए, और सारे जो हमारे गरीब भाई हैं, जो हमारे मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, किस तरीके से 80% जो हमारे पुअर किसान हैं उनको किस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। तो उसमें जो विजन है उनका वो बहुत ही क्लियर है। और जिस तरीके से 100 लाख करोड़ के जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, और उसमें से 20 लाख करोड़ जो गांव की तरफ को उन्होंने किया है, और जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिस तरीके से टैप वाटर, निर्मल वाटर जो है ना, वो टैप से गांव-गांव में सभी जगह पहुंचाया जा रहा है। तो ये युवा देश का एक संकल्प है। और ये हमारी भारतीय सेनाओं को जिस तरीके से तैयार किया गया है पिछले 7 सालों में, उनको सुसज्जित किया गया है बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट। मेरा यही कहना है कि अब देश आगे बढ़ रहा है, ये युवाओं का देश है, युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमें स्किल डेवलपमेंट इस तरीके से करना चाहिए कि हमारा युवा वर्ल्ड में बेस्ट हर एक क्षेत्र में हो। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़नी चाहिए, हमारे हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़नी चाहिए। और मैं जितने भी उद्योगपति हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, भारतवर्ष में पैसे की कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट की सारी नीति आपको सपोर्ट करने के लिए आप चैलेंज लीजिए कि कोई भी आयात भारतवर्ष के किसी भी, यदि हमारा कोई भी डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, उसमें सारे के सारे जो इक्विपमेंट हैं वो सारे हमें भारतवर्ष में बनाने हैं। और इसका चैलेंज रिकॉर्ड टाइम में यूथ को मौका देकर, ये मौका प्रॉफिट कमाने का नहीं है, ये भारत को आगे बढ़ाने का। अभी हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पहली दफ़े कोचिन शिपयार्ड में बनकर अभी वो ट्रायल कर रहा है। उसमें करीब 76% हमारे इंडिजिनस, मतलब भारत में बनाए हुए सारी चीज़ें, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी स्टील और सारे इक्विपमेंट। लेकिन जो 24% भी बाहर से आयात किए गए हैं, आगे होना चाहिए कि नेक्स्ट हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो इससे ज़्यादा वेट का होगा, उसमें ज़्यादा सक्षम वेपन होंगे। और ये 24% जिनको हमने आयात किया है उनको भी हम यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। न्यूक्लियर पावर्ड होना चाहिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर। इसी तरीके से सबमरीन में या मिसाइल्स में जो लगते हैं
और हमारे शिप के ऊपर जो इक्विपमेंट्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको ज़्यादातर को हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे चाहे उसमें हमें कितना भी प्रोत्साहन देना पड़े। तो हमारे जो उद्योगपति हैं आज उनके सामने चैलेंज है कि वो हमारे युवाओं की एस्पिरेशंस को मीट करें, उनको मौका दें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको स्किल करें और उनको एम्प्लॉय करें, अच्छी सैलरी दें, अच्छी सुविधाएं दें। तो भारतवर्ष क्यों नहीं, क्यों सिलिकॉन वैली में ही इनोवेशंस हो सकते हैं, रिसर्च हो सकती है, क्यों इंडिया में हम भारतवर्ष में हम नंबर 1 हैं हर एक जगह, हमने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई है और आज एक हमारा युवा देश है। तो क्यों हम नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मुश्किल, हम नहीं कर सकते। अब जो है ना, हमने एक अनमैन्ड मून मिशन है, मार्स मिशन है, फिर उसके बाद में एक मैन मिशन है जिसके लिए हमारे पायलट तैयार हो रहे हैं रशिया में। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है आज पूरा जिस तरीके से हम लोग एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा युवा उसमें पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि भारतवर्ष एक पूरी तरीके से, जैसे मैंने पहले कहा है, 2040 तक नंबर 1 इकोनॉमी बन सकता है। और इसमें जो आह्वान करा है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कि भारतवर्ष को हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में और जितनी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें हम फॉसिल फ्यूल से, और जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो 2047 तक जब हम भारतवर्ष की आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे उसमें पूरा कोई भी हम आयात फ्यूल का बाहर से नहीं करेंगे। टोटल हमारी सारी जितनी भी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हमारे एयरक्राफ्ट है हमारे, और सारी जो एनर्जी की वो है वो भारतवर्ष के अंदर ही तैयार होंगी। और वो सारी की सारी CO2 एमिशन, क्लाइमेट चेंज को ध्यान रखते हुए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए, तो वो सारे ग्रीन एनर्जी सोर्सेज होंगे। ये बहुत बड़ा आह्वान है, ये बहुत बड़ा विजन है। यूथ हमारे साथ खड़ा हुआ है, अब इसको अचीव करेंगे। तो जो मैंने अपनी किताब में लिखा है इंडिया 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2035-40, मैं उसमें आज भी अडिग हूँ। मुझे पूर्णतः विश्वास है ये होगा। 2040 तक हम नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। और हमें अपनी एग्रेसिव पॉलिसी रखनी पड़ेगी। और जब हमारा यूथ और NCC का पराक्रम और जिस तरीके से हम अपनी फौज को सक्षम करेंगे, दिनों रात, दिनों दिन, चौगनी रात जो यहाँ पे डिफेंस का प्रोडक्शन होगा उससे हम आगे बढ़ेंगे, तो भारत एक सक्षम देश, एक स्ट्रॉन्ग देश, एक शक्तिशाली देश बनेगा। शक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे युवा के एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए, और उसमें फौजी भाइयों का, मिलिट्री का, पैरामिलिट्री फोर्स का और इनका हमें मनोबल बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल अपने एड्रेस में रेड फोर्ट से क्लियर कर दिया है कि गरीब लोग, लास्ट माइल के लोग और जो गरीब किसान हैं वो हमारी स्मृति में जुड़ेंगे, उनके साथ हमें शेयर करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को। और यही चीज़ ध्यान में रखकर हमें ध्यान रखना है कि भारतवर्ष आत्मनिर्भर और एक सबल और एक बहुत ही प्रतिष्ठित और फिर से एक बार विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बन सके। धन्यवाद। जय हिंद।